गुरुग्राम और दिल्ली की बात करें तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने आप में बहुत अहमियत रखता है और खासकर इस पूरे सिनेरियो में जो डेवलपमेंट हुई है उसमें इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का रोल कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, जैसा आप सब जानते हैं, इवन गुरुग्राम को भी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बहुत फ़ायदा मिला है। तो और आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट के एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले के बारे में जिसने एरो सिटी को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हिस्सा घोषित कर दिया है। इस फैसले के बाद एमसीडी का इस जोन पर कोई अधिकार नहीं रहेगा और पूरे एरो सिटी की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी DIAL के पास होगी। ये खबर इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ किसकी क्या जिम्मेदारी है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा और ये गुरुग्राम और दिल्ली वासियों दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि एरो सिटी की असली पहचान क्या है, इसकी कमर्शियल वैल्यू कितनी है और क्यों यहाँ इन्वेस्टर्स बना रहे हैं भारत का सबसे बड़ा मॉल। जानिए कैसे। 200 एकड़ में फैला इलाका, 17 प्रीमियम होटल्स और हजारों रूम के साथ देश का पहला एरोट्रोपोलिस बन के उभरा है। इस पूरे मामले का इफेक्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स, डेवलपर्स और कमर्शियल प्रॉपर्टी बायर्स पर क्या पड़ेगा और भविष्य में एरो सिटी किस तरह दिल्ली की इकोनॉमी को बदलने वाला है, इन सभी सवालों का जवाब आज के इस एपिसोड में आपको मिलने वाला है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं आज का प्रॉपर्टी मिशा शो। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको बता दूं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और फ्यूचर में ऐसे मैक्रो और माइक्रो एनालिसिस रियल एस्टेट के ऊपर आपको मिलते रहे, इसके लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिशा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली के हाई कोर्ट ने एमसीडी के विरोध में DIAL का साथ देकर एरो सिटी को एयरपोर्ट का हिस्सा घोषित करने का बहुत इंपॉर्टेंट फैसला सुनाया है। इस केस में जस्टिस ज्योति सिंह ने 11 सितंबर 2025 को ये स्पष्ट कर दिया कि एरो सिटी पूरी तरह इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कमर्शियल जोन का हिस्सा है, मतलब उसी का ये भाग है और एमसीडी का इस पर किसी भी टाइप का कोई अधिकार नहीं है। ये डिस्प्यूट की शुरुआत है तब हुई थी जब एमसीडी ने नवंबर 2025 में नजफगढ़ जोन के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का टेंडर निकाला था, जिसमें एयरपोर्ट जोन एरो सिटी को भी शामिल किया गया था। एमसीडी का ये टेंडर 3,326 करोड़ रुपीस का था। इसमें साउथ जोन के लिए 1180 करोड़ रुपीस, वेस्ट जोन के लिए 1123 करोड़ रुपीस और सेंट्रल जोन के लिए 933 करोड़ रुपीस की जो कॉस्ट है वो शामिल थी। इस पूरे मैटर की गहराई में जाने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि एरो सिटी क्या है और इसका कमर्शियल वैल्यू क्या है। एरो सिटी दिल्ली एयरपोर्ट के पास 200 एकड़ में फैला इंडिया का पहला एरोट्रोपोलिस है जो GMR ग्रुप के द्वारा डेवलप किया गया है। यहाँ 17 प्रीमियम होटल्स हैं जिसमें कुल 7,000 रूम्स हैं और इनमें JW Marriott, रेडिसन ब्लू, हॉलिडे इन जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स यहाँ शामिल हैं। बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मैंने कुछ के नाम ही लिए हैं। DIAL का आर्गूमेंट ये था कि ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट के तहत AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एयरपोर्ट साइट का एक्सक्लूसिव कस्टोडियन है और 2007 से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम ऑलरेडी कर रहा है। DIAL ने ये भी बताया कि एयरपोर्ट साइट का कुल 4,799 एकड़ में जो फैली हुई है, जिसमें एयरपोर्ट टर्मिनल, कार्गो टर्मिनल और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग और साथ में एरो सिटी सभी शामिल हैं। कंपनी ने यह भी इस्टेब्लिश किया कि ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के रूल 47 के अंतर्गत बल्क वेस्ट जनरेशन है और अपना वेस्ट मैनेजमेंट खुद करने का लीगल राइट भी उनके पास है। दूसरी तरफ एमसीडी की बात करें तो एमसीडी का पोजीशन ये था कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के सेक्शन 210 के अनुसार दिल्ली के पूरे एरिया में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक्सक्लूसिव राइट उसी का है। एमसीडी ने यह भी आर्ग्यू किया कि नजफगढ़ जोन में आने वाला ये एरिया ना तो कैंटोनमेंट है और ना ही NDMC एरिया है।
इसके लिए केवल एमसीडी ही यहाँ वेस्ट मैनेजमेंट का काम कर सकता है। तब आपने दोनों की दलील सुन ली, तो कोर्ट ने अपने डिटेल्ड एनालिसिस में ये पाया कि OMDA एक प्राइवेट एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट के सेक्शन 12 और 12A के अंडर स्टैट्यूटरी पावर्स के अंतर्गत बनाया गया है। जस्टिस सिंह ने यह भी कहा कि डायल को नॉन एरोनॉटिकल सर्विसेज, जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट भी शामिल है, को मैनेज करने का एक्सक्लूसिव राइट है। कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि मास्टर प्लान ऑफ एयरपोर्ट साइट को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन दोनों ने अप्रूव किया है और इसके लिए एमसीडी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इससे ये क्लियर हो जाता है कि एयरपोर्ट के डेवलपमेंट में एमसीडी की कोई भी ज़रूरत भरा रोल नहीं है। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन के नज़रिए से देखें तो डिसीजन बहुत बड़ा है, क्योंकि एरोसिटी अभी 1.5 मिलियन स्क्वायर फीट लीजेबल स्पेस के साथ ऑपरेट कर रहा है, लेकिन 2029 तक ये 17 मिलियन स्क्वायर फीट तक एक्सपैंड होने वाला है। भारतीय रियल एस्टेट अकेले इसमें 20,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने वाला है और 2027 तक इंडिया का लार्जेस्ट मॉल यहीं बनेगा, जो 2.8 मिलियन स्क्वायर फीट में होगा। यहाँ DIAL के वेस्ट मैनेजमेंट ऑपरेशन का स्केल भी यहाँ बहुत इंप्रेसिव है, क्योंकि कंपनी ने सिंगल यूज प्लास्टिक जनरेशन को 1.57 टन पर डे तक कम किया है और करंटली 0.5 टन पर डे प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करती है, जो पूरी तरह से रिसाइकल होता है। कंपनी का टारगेट 2025 तक जीरो वेस्ट टू लैंडफिल अचीव करना है। ये केस सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में नहीं है, बल्कि अर्बन गवर्नेंस और ब्रॉडर क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है। अब आप कहेंगे कैसे? तो आज के समय में एरो सिटीज़ तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं और एयरपोर्ट एडजेसेंट कमर्शियल डेवलपमेंट बढ़ रहे हैं, और ये क्लियर करना ज़रूरी था कि जुडिशियल बाउंड्री कहाँ है। कोर्ट का ये डिसीजन अपने आप में प्रेसिडेंट सेट करता है कि स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अपने ऑपरेशंस में ऑटोनॉमी रखते हैं, अगर वे प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत काम कर रहे हैं तभी, और अगर कर रहे हैं तो उनके पास बहुत सारी पावर्स हैं। इस डिसीजन का प्रैक्टिकल इम्पैक्ट ये है कि एमसीडी को अपना टेंडर रिजर्व करना पड़ा और एरोसिटी को स्कोप ऑफ वर्क से एक्सक्लूड करना पड़ा। कोर्ट ने एमसीडी को रिमेनिंग प्रोजेक्ट एरिया के लिए टेंडर प्रोसेस कंटिन्यू करने की परमिशन दी है, लेकिन एयरपोर्ट जोन को छोड़कर। फ्यूचर एक्सपेंशन को देखें तो डिसीजन एरोसिटी एक्सपेंशन प्लान्स को अपने आप में एक बहुत बड़ा बूस्ट देता नजर आ रहा है। भारतीय रियल एस्टेट के प्लान्स के अनुसार वर्ल्डमार्क 2.0, 3.0 और 4.0 फेजेस में टोटल डेवलपमेंट होगा, जिसमें ऑफिस स्पेस के साथ साथ एंटरटेनमेंट बेस्ड शॉपिंग डेस्टिनेशन भी होगा। कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि फुल्ली डेवलप होने के बाद 2 मिलियन लोग यहाँ काम करेंगे और एनुअल फुटफॉल 30 मिलियन तक यहाँ पहुँच सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, ऑलरेडी गुरुग्राम के अंदर साइबर सिटी बना हुआ है और ये डेवलपमेंट उससे बड़ी डेवलपमेंट आ रही है। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है जो कि दिल्ली और गुरुग्राम दोनों को अकेले फीड करने के लिए सफिशिएंट है। तो आप इसको एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ये साइबर सिटी से बड़ा एक कमर्शियल हब बनने वाला है, और चूंकि एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी होगी तो यहाँ इंटरनेशनल ब्रांड्स भी जो इंडिया में ऑपरेट करना चाहते हैं उनके लिए ऑफिस स्पेस एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, या रिटेल अपने आप में एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो बहुत बड़ी कमर्शियल डेवलपमेंट आपको दिल्ली के साथ और गुरुग्राम से पहले देखने को मिल सकती है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा नया हब पूरी तरह से दिल्ली गुरुग्राम के एरिया में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। ये केस इंडियन एविएशन सेक्टर के लिए भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट करंटली 80 मिलियन पैसेंजर्स एनुअली हैंडल कर रहा है और इसकी कैपेसिटी 100 मिलियन तक बढ़ने का प्लान है, और इसके लिए क्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होने की ज़रूरत है। अगर इसको लीगल फ्रेमवर्क के नज़रिए से देखें तो ये केस अपने आप में दिखाता है कि स्पेशलाइज सेक्टर जैसे कि एविएशन या फेडरल लॉज और रेगुलेशंस लोकल म्युनिसिपल लॉज को सुपरसीड कर सकते हैं, जब तक कि कोई स्पेशल प्रोविज़न ना हो। कोर्ट ने यह भी इस्टेब्लिश किया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में डिफरेंट कैटेगरीज के वेस्ट
जनरेशन के लिए डिफरेंट ऑब्लिगेशंस हैं और बल्क वेस्ट जनरेशन के लिए अलग प्रोसीजर है। इस डिसीजन का ब्रॉडर इम्प्लीकेशन ये है कि जैसे जैसे इंडिया में स्मार्ट सिटीज़ और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे ट्रेडिशनल म्युनिसिपल बाउंड्रीज और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बीच कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी। ये केस एक मॉडल प्रोवाइड करता है कि कैसे स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अपनी ऑपरेशनल ऑटोनॉमी मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन साथ में ये इंश्योर भी करना पड़ेगा कंप्लायंस और एनवायरमेंटल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। एनवायरमेंट प्रोस्पेक्टिव से भी डिसीजन पॉजिटिव देखा जा रहा है, क्योंकि डायल के पास एडवांस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें 4R स्ट्रेटजी यानी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिकवर शामिल है। कंपनी ने इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप ऑलरेडी किया है, जो कि गवर्नमेंट के एनवायरमेंटल गोल के अलाइन में है। कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए डिसीजन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स और डेवलपर्स को अब क्लियर सर्टेनिटी है कि एरो सिटी में उनके इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरी तरह सिक्योर है और कोई जुरिडिक्शन डिस्प्यूट नहीं होंगे। स्पेशली इंपॉर्टेंट है जब ब्रोकफील्ड जैसे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स इस रीजन में अपना एक महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। तो दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन ना केवल इमीडिएट डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है, बल्कि फ्यूचर के लिए एक स्ट्रॉन्ग लीगल प्रेसिडेंट भी सेट करता है। इस मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ट्रेडिशनल म्युनिसिपल गवर्नेंस के बीच बैलेंस बनाने का एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल है, जो इंडिया के ग्रोइंग अर्बनाइजेशन के कंटेक्स्ट में बहुत रिलेवेंट दिखता है। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। फ्यूचर में रेगुलर ऐसे मैक्रो और माइक्रो एनालिसिस के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।